हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मज़े कर रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा टॉपिक रखता हूँ, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें ब्लॉक और स्प्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। तो स्प्रिंग का फोर्स कैसे हमें कंसिडर करना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसे हमें देखना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि गला तो मेरा वैसे भी खराब है, तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी देखते हैं कुछ। तो यहाँ पे देखिए पहले से एक क्वेश्चन दिखा कि टू ब्लॉक ऑफ मासेस M1 एंड M2 connected by a light spring rest on horizontal plane. The coefficient of friction between the masses and surface is equal to mu. What minimum constant force F has to be applied in horizontal direction to the block M1 in order to shift the other block. अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में, यानी हमें इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगाना है। तो देखिए जब हम इस पे कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से जब हम इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस होगी। अब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग में फोर्स भी जनरेट होगा। अब स्प्रिंग में जो फोर्स जनरेट होगा, मैंने कंप्रेस कर दिया इसको, मान लीजिए कितना x। तो x जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इसकी ये कंडीशन होगी, यानी हमने इसको x कंप्रेस कर दिया। अब x कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग में फोर्स जनरेट होगा kx। वो kx M2 पे भी एक्ट करेगा और M1 पे भी एक्ट करेगा। तो देखिए kx तो इसको मूव करा रहा होगा, बट इस पे इस डायरेक्शन में ये जो लग रहा है फ्रिक्शन, ये कर रहा होगा अपोज। तो हम कहेंगे यहाँ पे kx इज इक्वल होना चाहिए म्यू M2g। यानी अब जब kx यानी स्प्रिंग का फोर्स और M2 ब्लॉक के बीच में जो लग रहा है फ्रिक्शन, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ब्लॉक हमारा धीरे से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे kx इज इक्वल हो गया म्यू m। अब हम अगर M1 की बात करें तो M1 जो ये ब्लॉक हमारा ऐसे रखा हुआ है और इस पे हमने ऐसे फोर्स F अप्लाई किया, तो यहाँ पे देखिए इस फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू M1g। साथ ही साथ ये जो स्प्रिंग इतनी सी कंप्रेस हुई है, स्प्रिंग कंप्रेस हुई है तो स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर हुई होगी, यानी स्प्रिंग फोर्स ने भी कुछ वर्क किया होगा। तो अब अगर हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो यहाँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा यहाँ पे यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो गया भाई F इंटू एक्स, क्योंकि इस ब्लॉक को कितना शिफ्ट किया गया है x। तो जब इसको x शिफ्ट किया जाएगा तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क कितना करना पड़ा और इसका वर्क भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्प्रिंग का फोर्स देखिए इधर लग रहा है और स्प्रिंग कंप्रेस इधर हो रही है, तो यहाँ पे स्प्रिंग का वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। फ्रिक्शन भी अपोजिट लग रहा है तो फ्रिक्शन का वर्क भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो यहाँ पे हो गया भाई म्यू M1g इंटू एक्स और प्लस में हो गया हाफ kx स्क्वायर, ये होना चाहिए fx के बराबर। तो f यहाँ पे कितना हो गया, लिख दिया हमने म्यू M1g प्लस हो गया हाफ kx। अब ये kx की जो वैल्यू हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था M2 के लिए, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर ले
तो हमें पता चल जाएगा कितना फोर्स अप्लाई किया। तो ये हो गया म्यू m1g प्लस हाफ हो गया और इधर हो गया म्यू m2g। तो यहाँ से हमें मिल गया कि मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लगाया कितना गया फोर्स, तो ये हो गया F म्यू जी, आप ले लीजिए कॉमन, तो ये हो गया m1 प्लस m2/2, यानी इतना मिनिमम फोर्स हमें अप्लाई करना होगा तो हम m2 को शिफ्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब इतनी सी बात क्लियर हो गई है तो एक ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो ये आ गया आपके सामने, लिखा है लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के is kept compressed between two blocks of mass m1 and m2 on a smooth horizontal surface. When released, the block acquire velocities in opposite direction. The spring loses contact with the block when it acquires natural length. If the spring was initially compressed through distance x, find the final speed of the two block। यानी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ऐसे लगा कि ये जो स्प्रिंग है वो इन दोनों ब्लॉक के साथ टच में है बट फिक्स नहीं है, यानी ब्लॉक फ्री है स्प्रिंग से अलग जाने के लिए, और उन्हीं दो ब्लॉक के बीच में आपने एक स्प्रिंग लगाई और इसे कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद में जब आपने रिलीज किया तो स्प्रिंग रिलैक्स होगी। स्प्रिंग रिलैक्स होगी तो दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी। अब दोनों ही ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। तो यहाँ जो स्प्रिंग के पास फोर्स है वो दोनों पे बराबर लग रहा है, तो फोर्स तो दोनों पे इक्वल लगेगा, लेकिन फोर्स इक्वल है, मास डिफरेंट है इनके, तो इन दोनों के एक्सेलरेशन यानी इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि मास डिफरेंट है। अब एक्सेलरेशन डिफरेंट है तो इनकी वेलोसिटी जो गेन करेंगे वो भी अलग अलग होगी, इससे भी बाहर आ गए। अब अगर इसको हम कंबाइंड सिस्टम मान लें, जिस समय ये कंप्रेस है इसे हम कंबाइंड सिस्टम मान लें, तो हम कहेंगे कि स्प्रिंग का फोर्स हो जाएगा इंटरनल फोर्स ऑफ सिस्टम, और इंटरनल फोर्स की वजह से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता है, तो मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब इनिशियल मोमेंटम अगर इस समय हम देखें तो ब्लॉक हमारे रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम तो इस समय हो गया भाई 0। फाइनल मोमेंटम की अगर बात करते हैं तो देखिए स्प्रिंग हमारी यहीं पे रुक जाएगी, तो ये स्प्रिंग तो यहाँ रुक गई, लेकिन ये जो ब्लॉक्स हैं ये ब्लॉक्स हमारे मूव कर रहे होंगे। ये m2 है तो मान लीजिए इसके पास कितनी वेलोसिटी आ गई v2, और ये m1 है तो ये इस समय कितनी वेलोसिटी से जा रहा है v1, तो इनका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो होना चाहिए भाई m2 v2 माइनस m1 v1, ये होना चाहिए इनका फाइनल मोमेंटम। अब स्प्रिंग फिक्स नहीं है ब्लॉक के साथ, तो स्प्रिंग तो यहीं रह गई, ब्लॉक स्प्रिंग से फ्री हो गए जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गई। तो इन लोगों के पास में इतनी इतनी वेलोसिटी होना चाहिए, लेकिन ब्लॉक मूव कर रहे हैं, मतलब इस मोमेंट पे अगर मोमेंटम है इनके पास में तो एनर्जी भी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इस काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर हम देखें तो पहले तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया, तो 0 इज इक्वल टू ये हो गया भाई m2 v2 माइनस m1 v1, तो यहाँ से हमें मिल गया भाई m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब ये जो मोमेंटम इन लोगों ने गेन किया है और ये मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से, तो इन दोनों के पास में काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी आएगी कहाँ से, तो कंप्रेस होने पे, क्योंकि इनिशियली स्प्रिंग वाज कंप्रेस्ड, लिखा है ना बाय डिस्टेंस x, तो इनिशियली स्प्रिंग कंप्रेस थी तो स्प्रिंग के पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी,
और वही पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की इन दोनों ब्लॉक को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये इनके पास में इनिशियल एनर्जी थी और इतना इन लोगों ने मोमेंटम गेन किया। तो यहाँ से हम इन दो इक्वेशन का यूज करके v1 और v2 कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे इसको सॉल्व करके। तो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इसको इस तरीके से हमने भाई रिमूव किया। अब ये जो इक्वेशन है इसी को और फर्दर आगे लेकर के आए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1। अब m1 तो मैंने लिख दिया, v1 यहाँ से निकाले तो ये होना चाहिए m2 v2 अपॉन m1, ये स्क्वायर हो गया। प्लस लिख देते हैं हम यहाँ पे हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब देखिए हाफ हाफ तो खत्म हो गया भाई, तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m1 m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर, एक एक कैंसिल भी हो जाएगा। प्लस ये हो गया भाई m2 v2 स्क्वायर। अब यहाँ से मिला हमको m2 अपॉन में आएगा m1 प्लस हो गया m2 और ये हो गया v2 स्क्वायर इज इक्वल टू kx। तो v2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं भाई बड़े आराम से। तो v2 हो जाएगा x अंडर रूट m1 k अपॉन m2, यानी ये हो गया भाई m2 v2 स्क्वायर, यहाँ पे लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन m2 ले लिया मैंने, तो यहाँ बचा m2 अपॉन m1 प्लस 1 और ये हो गया kx स्क्वायर। तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा भाई x अंडर रूट m1 k अपॉन m2 अपॉन m2 प्लस m1। ये इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ से v2 मिल गया। अब इस v2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख लें तो हमको यहाँ से m1 मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड m2 connected by a light spring of stiffness k as shown in figure. Rest on a smooth horizontal plane. Block 2 is shifted by distance x to the left and then released. Find the velocity of center of mass of the system. यानी ब्लॉक m1 यहाँ पे रखा हुआ है, कह रहे हैं कि जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगा उस समय आप बताइए भाई कि कितनी वेलोसिटी होगी। तो देखिए अभी हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे जब इस ब्लॉक पे, और फोर्स लगा के इसे हम कंप्रेस करेंगे। तो जब हम इसे कंप्रेस करेंगे x डिस्टेंस, तो हमें वर्क करना होगा अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। तो हमारा जो वर्क है वो स्प्रिंग में स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। उस पोटेंशियल एनर्जी से ये ब्लॉक, यानी जब स्प्रिंग रिलैक्स होगी तो इस ब्लॉक को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी और ये ब्लॉक हमारा चलना शुरू कर देगा। तो देखिए जब हमने इसको कंप्रेस किया यहाँ से कितना x, तो यहाँ जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुई वो हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर, उससे गेन करेगा ये ब्लॉक हाफ m2 और ये हमने लिख दिया भाई v2 स्क्वायर।
तो यहाँ से इसने ये वेलोसिटी गेन कर लिया। कितनी वेलोसिटी गेन कर लिया? तो v2 हो गया अंडर रूट के बाई m इंटू एक्स, यानी इस समय ब्लॉक के पास इतनी वेलोसिटी है। जस्ट लूज कांटेक्ट का मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है इस समय? जीरो। जस्ट लूज कांटेक्ट यानी इस मोमेंट पे m1 के पास जो वेलोसिटी है वो जीरो है। अब हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखते कि VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में लिखते भाई m1 प्लस m2। अब v1 देखिए जस्ट अभी चलना शुरू किया इनिशियली रेस्ट से, तो m1 v1 कितना हो गया? जीरो हो गया। v2 तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि इतनी वेलोसिटी से m2 चलना शुरू करेगा, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई फिर m1 इंटू जीरो, m1 इंटू जीरो प्लस ये हो गया m2 और ये रहा x k बाई m1 अपॉन में लिखते m1 प्लस m2। तो भाई ये हो गया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अंडर रूट के m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसके जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है इतनी है, तो इतनी ही वेलोसिटी से पूरा सिस्टम हमारा चलना शुरू कर देगा। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ब्लॉक ऑफ मास m1 इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक of mass m2 by a light spring of spring constant k. The blocks are kept on a smooth horizontal surface. Initially, the blocks are at rest and the spring is unstressed. When a constant force F start acting on the block of mass m2 to pull it, find the maximum elongation of the spring. अब देखिए ये जो हमें दिख रहा है कि हमने इस पे एक फोर्स लगा दिया, तो जब हम इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे, कब तक लगा रखा है ये नहीं बताना है, एलोंगेशन मैक्सिमम कितना हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो जब हम इस पे एफ फोर्स लगाएंगे तो सिस्टम हमारा इधर चलना शुरू करेगा। अब सिस्टम जब चलना शुरू करेगा तो फिर सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, और सेंटर ऑफ मास मूव करेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो होना चाहिए एफ अपॉन टोटल मास। अब जब इतने एक्सेलरेशन से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अब मान लीजिए आप इसी सेंटर ऑफ मास पे ही बैठे हुए हैं, तो फिर इस m1 पे आपको m1 और m2 इन दोनों पे एक स्यूडो फोर्स लगता नजर आएगा। तो m1 पे जो स्यूडो फोर्स लगेगा उसकी तो ये डायरेक्शन हो गई। कितना फोर्स लगा हमने लिख दिया F1, और F1 क्या होना चाहिए? m1 इंटू ACM। अब देखिए m2 पे भी इधर एक लगेगा भाई F2, यानी स्यूडो फोर्स हो गया। कितना स्यूडो होगा? तो लिखेंगे m2 इंटू ACM। तो F1 पे अगर हम नेट फोर्स यानी F1 की बात करें तो ये तो हो गया भाई m1 इंटू F अपॉन m1 प्लस m2। और इस m2 के लिए अगर हम देखें यहाँ पे फॉर m2, तो m2 पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हो जाएगा F माइनस m2 इंटू ACM। तो ये हो गया भाई F माइनस m2 और ACM हो गया F अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ भी आपको मिल गया देखो m1F माइनस प्लस m2F माइनस m2F अपॉन m1 प्लस m2, यानी इस पे जो m2 पे फोर्स लग रहा है इसको लिख देते हैं P, स्यूडो फोर्स। तो यहाँ पर भी जो फोर्स लगा वो हो गया m1F अपॉन m1 प्लस m2, यानी जो नेट फोर्स इस m2 पे लग रहा है उसकी भी वैल्यू उतनी है।
और इतना ही फोर्स जो स्यूडो फोर्स के फॉर्म में M1 पे लग रहा है उसकी भी वैल्यू देखो सेम है। अब ये जब इस ब्लॉक पे दो दो फोर्स लगेंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये स्प्रिंग हमारी स्ट्रेच हो रही होगी, क्योंकि यहाँ M2 पे जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और इस M1 पे जो फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में है। अब ये मान लीजिए स्ट्रेच हो गया कितना x1, ये स्ट्रेच हो गया कितना x2, तो इन फोर्स ने जो वर्क किया वो वर्क होना चाहिए फिर F1x1 प्लस F2x2, ये होना चाहिए भाई वर्क। और यहाँ जो वर्क होगा वो वर्क हो गया भाई M1 F इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस लिखते भाई M1 F इंटू x2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल हो गया वर्क। और ये जो वर्क हुआ ये पूरा का पूरा वर्क कहाँ स्टोर होगा, क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई, स्प्रिंग डिफॉर्म हो गई, तो ये पूरा का पूरा वर्क स्प्रिंग में स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो हम लोगों ने लिखा है इसी वर्क को हम लोग क्या कहेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमें मिलेगा फिर हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू M1F अपॉन M1 प्लस M2, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 यहाँ से आपको मिल जाएगा 2M1F अपॉन M1 प्लस M2, यानी ये होगा इतना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। ये एक प्रॉपर तरीका है। इसके अलावा यहाँ पे और भी एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं जो थोड़ा क्या बहुत सारा आसान है, तो ये समझ में आ गया होगा, बट यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो आगे चल के आ गए हम लोग, और यहाँ आने के बाद हमने कहा कि मान लीजिए ये हो गया भाई ब्लॉक M1 और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा दी हमने, और इस स्ट्रिंग में इधर हमने लगा लिया M2 और इधर आपको बोल दिया ये फोर्स हो गया F2 और ये फोर्स हो गया F1। हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस किया होगा, तो यहाँ अगर हम एक्सेलरेशन लिखते तो ये होता F नेट अपॉन टोटल मास। तो यहाँ अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो ये हो गया भाई F1 माइनस F2 और टोटल मास हो जाएगा यहाँ पे M1 प्लस F2। तो ये हो गया इस सिस्टम का एक्सेलरेशन। और यहीं पे अगर हम टेंशन की बात करें तो इस F1 से M2 को मल्टीप्लाई करेंगे, F2 से इस M1 को मल्टीप्लाई करते तो यहाँ टेंशन हो जाता F1 M2 प्लस F2 M1 अपॉन M1 प्लस M2, ये होना चाहिए था टेंशन। अब ये जो यहाँ पे थ्रेड दिख रहा है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, तो इस पूरे स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। इतनी दो बेसिक बातें अगर हमें पता है तो हम पहले वाले क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और क्या करते हैं भाई, तो जो क्वेश्चन था अपना यहाँ पे तो M1 है और फिर ये स्प्रिंग लगी हुई है और यहाँ पे हमने लगा रखा है M2 और इस पे इधर लगाया हमने फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया K। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये आइडियल स्प्रिंग है। आइडियल स्प्रिंग का मतलब मासलेस स्प्रिंग है। मासलेस स्प्रिंग है तो इसमें जो स्प्रिंग फोर्स है वो हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जैसे टेंशन सेम है। अब अगर यहाँ पे टेंशन सेम है हर जगह, या यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टेंशन अगर सेम है तो टेंशन होना क्या चाहिए, तो फिर इधर F से इसे मल्टीप्लाई करते, यहाँ कोई फोर्स नहीं है तो क्या मान लिया हमने, जीरो।
इसको मल्टीप्लाई करते तो ये हो गया था F_m1 प्लस 0 इंटू F2 0 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ से हमें टेंशन मिल गया, देखो M1F अपॉन में लिखते हैं हम M1 प्लस M2। यानी इस थ्रेड में यानी इस स्प्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा वो होगा M1F अपॉन M1 प्लस M2। अब हम कहेंगे कि भाई वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। तो यहाँ टेंशन की वजह से अगर ये स्प्रिंग हमारी स्ट्रेच हुई है कितना x, तो टेंशन ने कितना वर्क किया होगा, हो गया Tx। एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हाफ kx²। तो यहाँ से मिल गया 2T अपॉन k इज इक्वल टू x। यानी यहाँ जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होना चाहिए वो कितना होगा, 2T अपॉन k होगा। अब टेंशन की वैल्यू अगर हम यहाँ फिट कर ले तो ये रहा 2 अपॉन k और टेंशन कितना है तो M1F अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ से भी देखिए आपको एग्जैक्टली सेम आंसर मिल गया। तो आप इस तरीके से भी ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तो यहाँ देखिए ये सिंगल फोर्स लगा है, आप चाहें तो यहाँ पे दोनों ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर लें तो इसी क्वेश्चन को फिर ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम कहते हैं कि हमारे पास में एक नहीं दो ब्लॉक हैं, ये M1 और ये स्प्रिंग लगी हुई है और इस स्प्रिंग के साथ ये दूसरा ब्लॉक हो गया M2। अब इस पे इधर हमने फोर्स लगा लिया F2, इस पे इधर हमने फोर्स लगाया F1। तो इसकी वजह से जो यहाँ टेंशन डेवलप होना चाहिए वो टेंशन कितना होगा, तो लिखते T इज इक्वल टू F2 इंटू M1 प्लस F1 इंटू M2 अपॉन में हो गया भाई M1 प्लस M2। यानी इतना सा टेंशन डेवलप होगा इस स्प्रिंग में। अब फिर हम कहें कि अगर इतना सा x क्या हो गया, डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग। तो अगर x का डिफॉर्मेशन हुआ तो फिर यहाँ वर्क डन बाई टेंशन क्या होगा, तो वर्क डन बाई टेंशन लिखते तो वर्क डन बाई टेंशन यहाँ पे हो जाता टेंशन इंटू x, यानी F2M1 प्लस F1 M2 इंटू x अपॉन M1 प्लस M2। अब ये जो दोनों फोर्स ने मिल करके जो टेंशन प्रोड्यूस किया, उस टेंशन ने स्प्रिंग में इतना वर्क कर डाला। अब अगर इतना वर्क हो गया टेंशन की वजह से तो ये वर्क कहाँ पे जाएगा, तो ये स्प्रिंग में स्टोर होगा। तो वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। अब अगर ऐसा लिखते तो ये हो गया था भाई F1 M2 प्लस F2 M1 इंटू x अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू हाफ kx²। तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2 अपॉन k और बाकी जो आपने लिख रखा है टेंशन वो हो गया F1 M2 प्लस F2 M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो देखिए आप टेंशन जो प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि स्ट्रिंग और स्प्रिंग में तो फर्क होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन टेंशन जो लगता है स्ट्रिंग में किधर होता है, अवे फ्रॉम सिस्टम। और पूरे में टेंशन क्या होता है, सेम। स्प्रिंग भी हमारी मासलेस है, तो इस स्प्रिंग में भी जो टेंशन जनरेट हुआ
वो टेंशन इधर हो गया और टेंशन इधर हो गया, जिसमें एक टेंशन तो सपोर्ट देगा, दूसरा इसे पुल करने का काम करेगा। तो टेंशन का जो वर्क होगा वही वर्क स्प्रिंग डिफॉर्म होगी। डिफॉर्म होगी तो किस में स्टोर होगा? स्प्रिंग में। और स्प्रिंग में जो वर्क स्टोर हुआ वही है पोटेंशियल एनर्जी। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब इतना सा अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट देखते हैं फिर हम लोग। अब यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन है आपके पास, लिखा है टू ब्लॉक ऑफ इक्वल मास m आर कनेक्टेड बाई अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग and system is kept at rest on a smooth horizontal surface. A constant force F is applied on one of the block, pulling it away from other as shown in figure. Find the position of center of mass at time t. यानी यहाँ पे एक ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए इस एक ब्लॉक पे तो इधर लग गया भाई फोर्स। अब जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये सिस्टम स्मूथ सरफेस पे है तो मूव करना शुरू करेगा। मूव करना शुरू करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो ये हो गया F/2m। F/2m। अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट टाइम टी, यानी टी टाइम पे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट फिर एस इज इक्वल क्या हो जाएगा? हाफ ACM इंटू टी स्क्वायर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ टोटल वो हो गया हाफ और ACM हो गया F/2m इंटू टी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये देखिए सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऐसे निकालते। लेकिन अब ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की वजह से हो सकता है इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हो x2 और इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया x1, यानी ये अलग अलग इनके डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, अलग अलग इनके डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट अगर हम फार्मूले से लिखें तो क्या होता है? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में होना चाहिए था m1 प्लस m2। तो m1 भी देखो m है और ये हो गया x1, m2 भी m है और ये है x2, अपॉन में लिखते हैं हम 2m। तो ये जो xcm है वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए, यानी सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग तो ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब है इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को अगर हम इक्वल कर दें तो ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल हो गया हाफ F/2m इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया भाई सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जो हो गया F/2m इंटू टी स्क्वायर। कितनी बात समझ गए भाई? तो ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो गया टी टाइम पे। लेकिन अगर ये x1 x2 चल करके गए तो इस x1 x2 डिस्प्लेसमेंट चलेंगे तो ये इतना होना चाहिए सेंटर ऑफ मास। इन दोनों को अगर इक्वल कर दे तो ये मिल गया। लेकिन यहाँ जो भी बात पूरी नहीं हुई, इसमें लिखा है कि जो टोटल इलोंगेशन है स्प्रिंग में, यानी ये x1 x2 के बावजूद जो टोटल, ये तो इनके डिस्प्लेसमेंट हो गए, यहाँ जो टोटल डिफॉर्मेशन है यानी कितना स्ट्रेच हुई वो है x0 एट टाइम टी, यानी इस टाइम टी पे ये जो डिफॉर्मेशन है वो x0 है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू ब्लॉक्स। तो हमने इनके डिस्प्लेसमेंट पहले ही मान रखे x1 x2 हो गया। तो अब हम कहेंगे कि अगर ये ब्लॉक चल के आया x2 और ये चल के आया x1 तो यहाँ पे जो x2 माइनस x1 है वो क्या होना चाहिए? x0 होना चाहिए। तो आप देखिए हमारे पास एक नहीं दो इक्वेशन है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x0।
x1 प्लस x2 इज इक्वल टू ft स्क्वायर अपॉन 2m। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू ft स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये हो गया 2x2 इज इक्वल टू x नॉट प्लस ft स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से देखिए x2 मिल जाएगा। अब x2 मिल गया तो x1 हम लोग निकाल लेंगे भाई, x1 आराम से निकाल लेंगे। यानी इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, माइनस कर दें। माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x1। तो इस तरीके से x1 और x2 दोनों ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब आ गई होगी तो आगे फर्दर और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लेकिन आज नहीं, अगली। तब तक के लिए